Today I teach you ऐसे सब्जेक्ट लेसन नंबर 4 स्टैंडर्ड 7 राजपूत एज यानी कि राजपूत का युग। इसमें परिमल वॉज वॉचिंग अ हिस्टोरिकल सीरियल ऑन टीवी इन विच ही सॉ अ पैलेस एंड ही थॉट arose in his mind, are such palaces still in existence? So who had constructed such palaces? Began curiously, he went to his grandfather to get answer to this and other similar questions. So his grandfather told him a few things like what is discussed बिलो। यानी कि परिमल आज टीवी पर ऐतिहासिक जो सीरियल देख रहा था, तो जिसमें दादा के पास गया और दादा ने उसे निम्नानुसार जानकारी दी। Such palaces were constructed by king in ancient times. We come across many such palaces, some of which are in ruins and while others are in good condition. So there is a difference between the construction of structures in present time and the kind of work done in earlier ages. From this difference we can make out the period during which a particular structure was constructed. Monuments constructed during the Rajput age can be seen even today. To know about that era and let us know about the main Indian dynasty of that टाइम। यानी कि प्राचीन समय में ऐसे महल राजा बनवाते थे, तो ऐसे महलों में से कुछ महल अच्छे दशा में, कुछ महलों की अवशेष आज भी देखने को मिलती है। लेकिन आज के जो भव्य महल के जो स्थापना है और पहले की जो स्थापत्य के बीच में अंतर देखने को मिलता है, तो ऐसे अंतर है, ऐसे अंतर के कारण उसके निर्माण का समयकाल जाना जा सकता है। तो राजपूत काल के दौरान बने स्थापत्य आज भी हैं और उनके विषय में जानने के लिए हमें भारत के राजवंशों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो आइए हम भारत के मुख्य राजवंशों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले है द राइज ऑफ न्यू डायनेसिटी, यानी कि नए राजवंशों का उदय हुआ था। जैसे आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धन इन द मिडल ऑफ 17th century CE, मैनी फीडियल चिफ्टन्स एंड द लैंडलॉर्ड्स डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड फाउंडेड न्यू डायनेसिटी। यानी कि जब नए राजवंशों का उदय हुआ था, तो सम्राट जो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी उनकी मृत्यु? 7th century में CE में के बाद जब शासन व्यवस्था के अंग के रूप में जब काम करने वाला संबंध था, तो सरदार स्वतंत्र होने के लिए हलचल करने लगे और यह समाधान और सरदार स्वतंत्र शासक बन गए, जो अलग अलग राजवंशों के नाम से पहचाने गए। Many dynasty came into existence. The main dynasty ruling North India were the Gujjar, Pratihari, Pal, Chalukya, Parmar and Chauhan dynasty. So among those in South India were the Pallava, Rashtrakuta and Kalyani Chalukya, Chair Pandya and चोला डायनेस्टी। फिर उसके बाद दो किंगडम्स के बताया गया, हमें दो डिवाइड किए हुए हैं, 2 पार्ट्स। वन इज़ नॉर्थ इंडिया एंड अदर वन इज़ साउथ इंडिया। यानी कि जब 7वीं सदी के अंत में जब सम्राट हर्ष ने साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति की एकता टूट गई थी, तब सामंतशाही शक्तियाँ को पानी के उदय होने और भारतवर्ष उनके छोटे बड़े टुकड़ों में बट गया। तो देश के अनेक राजवंशों का उदय हुआ और जिसमें उत्तर भारत में जो गुज्जर थे, प्रतिहार था, पाल, चालुक्य, परमार, चौहान। दक्षिण भारत में जो थे पल्लवा और राष्ट्रकूट था, कल्याणी के चालुक्य, चेर, पांड्या और चोल मुख्य शासक थे। तो 8वीं में जो 12वीं सदी के समयकाल के पूर्व मध्यकाल कहते थे, तो उस पूर्व मध्यकाल के मध्य युग में शामसा के 2 भाग में बांटा गया था। उसका एक था उत्तर भारत और दूसरा था दक्षिण भारत के राज्य। सबसे पहले उत्तर भारत का हम पढ़ेंगे, यानी कि नॉर्थ इंडिया। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष मैनी किंग ascended the throne of the Kannauj. Among them Yashovarma is considered as a powerful ruler. After him the Pratihari dynasty established its rule in Kannauj. They protected India from Arab invasion, and Mihir Bhoj was also known as Bhoj was the most powerful ruler of this dynasty. He fought many battles with the Rashtrakutas during his reign, and we will learn about the Rashtrakutas later. यानी हर्ष के पश्चात जो कनौज के जो राजा हुआ करते थे, तो उनके जो यशोवर्मा की गिनती एक शक्तिशाली राजा के रूप में होती थी। और उसके बाद के समय में कनौज में प्रतिहार वंश के शासन की स्थापना हुई और इन प्रतिहारों ने भारत को अरबों के आक्रमण से बचाया था। तो इस वंश के मिहिर भोज नामक शक्तिशाली शासक हुआ और यह प्रतिहार राजा इतिहास में भोज या मिहिर भोज के रूप में जाना जाता है। और उसके शासन दरमियान उसके और राष्ट्रकूटों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी। तो राजकूटों में जो संबंधित जानकारी अब हम आगे प्राप्त करेंगे।
The Parmar dynasty, Malwa, Ujjain and the Dharanagari were the two main cities of Malwa. Dharanagari is known as the Dhar district of the Madhya Pradesh at present, and King Munch and King Bhoj of Parmar dynasty were not only good rulers but also good poets. So they have the patronage to the scholars in their courts. Raj Bhoj or King Bhoj made the Dharanagari the center of studies, Vidyanagari, and established a university yani ki Vidyapith for the study of Sanskrit literature. So many architectural monuments were built during this time. The Parmar fought many battles with the Chalukyas of the south. After the death of Raj Bhoj, the kingdom of Malwa weakened. इसमें ये हुआ कि मालवा में परमार वंश का शासन था, तो उज्जैन और धारानगरी मालवा के मुख्य शहर थे। तो धारानगरी के अर्थात वह वर्तमान मध्य प्रदेश के धार जिला, यानी परमार वंश के मुंज और भोज अच्छे शासक तो थे ही, पर साथ साथ कवि भी थे। तो वे राज दरबार में वृद्धनों की आश्चर्य देते थे और राजा भोज ने धारानगरी को विद्यानगरी बनाने के लिए और संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिए महाविद्यापीठ की स्थापना की। तो इस समय उनके स्थापना तो बने, लेकिन परमार और दक्षिण के चालुक्य के बीच में निरंतर लड़ाई चलती रहती थी और भोज के बाद मालवा की सत्ता कमज़ोर पड़ गई। एंड द रूलर्स ऑफ द पालवा dynasty and San dynasty ruled in Bihar and Bengal, and the rulers and the Palwa dynasty had added the Pala to their names, and so their dynasty was the Palwa dynasty. With the help of your teacher and the library, find out the more information about the rulers of the Pala dynasty. And many Rajput rulers of Chauhan or Chahaman dynasty ruled over various part of the Rajasthan during 17th and 18th century CE of them, and one branch ruled over Sakhambari, a place near the lake Sambar, which is to the north of Ajmer. In the beginning of the 18th century, Ajay Raj ascended the throne of the Sankhbari. In the 12th century, he established the city of Ajay Meru, which later came to be known as Ajmer. यानी कि जो बिहार और बंगाल में जो पाल वंश के एवं सन वंश के शासक का शासन था, तो पाल वंश के जो शासकों के नाम के बाद पाल जुड़ होने से वे पाल वंश के शासक कहलाए। अपने शिक्षक और पुस्तकालय की सहायता से पाल वंश के शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो चौहान या चाहमन वंश के अनेक राजपूत सरदार राजस्थान के विविध भागों में ईस्वी सन 7वीं और 8वीं सदी में राज्य करते थे। तो उनमें से एक शाखा 8वीं सदी के प्रारंभ में अजमेर के अंतर सांबर सरोवर के नज़दीक शाकंभरी नामक जगह पर राज्य करती थी। तो 12वीं सदी में जब अजय राज शंखाभरी की गद्दी पर बैठे तो उसके अजय मेरू नामक नगर की स्थापना की थी, जो बाद में अजमेर नाम से जाना जाता है, यानी आज भी अजमेर नाम से ही जाना जाता है। The ruler of Chauhan dynasty captured Delhi, the capital of the Tomar kings, and established their supremacy. Prithviraj III or Rajpithora was a powerful ruler of the Chauhan dynasty. He is unparalleled in the history of India. Many stories and songs have been written about his bravery on the battlefield. Chand Bardai, a famous poet, has written about Prithviraj Chauhan and Varial in the epic Prithviraj Raso. I shall learn about the battle between Prithviraj and Sahabuddin मोहम्मद गौरी लेडर। यानी कि इसमें यह है कि जब चौहान वंश के शासक के तोमर के राजधानी ढिगिल यानी दिल्ली पर विजय प्राप्त करके राज्य स्थापित किया, और इस वंश में जो पृथ्वीराज तृतीय अथवा रायपिथोरा नामक प्रतापी राजा हुआ, जो भारत के इतिहास में अत्यंत स्थान रखता है, और उसके युद्ध मैदान के पराक्रम वीर कथा और लोकगीता के विषय भी बन गए थे। और चंद बरदाई नाम के विख्यात कवि ने अपनी प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीर कथाओं का उल्लेखन किया, और पृथ्वीराज चौहान आज सुबुद्धि गौरी के बीच में युद्ध की जानकारी के आगे की प्रक्रमण के आप प्राप्त करेंगे। और इसके बाद आता है द गोहिल्स ऑफ गोहिल मेवाड़, हु वर लेटर नोन एज द सिसोदिया राजपूत, होल्ड अ unique position in the medieval history. It is said that Bappa Rawal established this dynasty during the Rajput era, and the Chiti dynasty ruled over Jabalpur, which is to the south of river Narmada, Madhya Pradesh. It was also known as the Chiti dynasty of the Kalachuri, which is capital at the Tripuri, present day Tiwa. In the medieval era in the Gujarat, the Rajput dynasty of the Chavda, followed by the Solankis, and ruled over the Aliwad Patan, and there were many valiant rulers of this dynasty about whom we will study later. यानी कि जब राजपूत काल में दरमियान मध्य प्रदेश में जब नर्मदा नदी की दक्षिण जबलपुर के आसपास के प्रदेश में चंदी वंश के शासक राज्य करते थे, जो
कलचुरियों के चेती राज्य कहा जाता था। तो उनकी राजधानी त्रिपुट यानी वर्तमान में तेवर था और तेवर में ही थे। और मध्यकाल में गुजरात के अनिलवाड़ पाटन में राजपूत वंश का चावड़ा वंश और उसके पश्चात सोलंकी वंश का शासन था। और उसकी जानकारी अब आगे की प्रकरण में प्राप्त करेंगे। अब आएगा हमारा साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत। During the Rajput age, many big and small states were established in South India. After the damage of the Pulkeshi II, his vast empire had disintegrated into smaller states, and the reign of many rulers of the dynasty is noteworthy. The kingdom of the Pallava and the Chola dynasty are also included in the states of South India. Narasimhavarma was a strong ruler of the Pallava dynasty, and the emperor of this dynasty were lovers of art and literature. And the Kailashnath temple of Kanchi is a best example of the Pallava आर्किटेक्चर। यानी कि जब राजपूत काल के दरमियान दक्षिण भारत में कोई छोटे बड़े राज्य स्थापित हुए तो पुलकेशी टू की मृत्यु के पश्चात उसकी विशाल साम्राज्य का अंत भी हुआ और चालुक्य वंश छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ गया। चालुक्य वंश में जब कई शासकों का शासन उल्लेखन था, तब दक्षिण भारत के राज्यों में पल्लवा वंश और चोल वंश का भी समावेश होता है। जब पल्लवा वंश के राजाओं ने नरसिंह वर्मा को शक्तिशाली शासक माना जाता है और पल्लवा वंश के शासन में उनके निर्माण कार्य भी हुए थे और कांची के कैलाशनाथ मंदिर की गिनती उसी में होती है। तो इस समय में शासक क्षमता और कला की प्रेम भी थे। The Chola dynasty also ruled in the south, and Tanjore was their capital. And the ruler of Chola dynasty attacked the Ceylon and annexed many territories. The Chola had a powerful navy, because of which they could attack the countries even cross the sea. And Rajaraj I attempted a very systematic way of administration in his state, and he started with the measurement of land and local self-government. यानी कि पल्लवा वंश जो दक्षिण में चोला वंश का भी शासन था, तो उनकी राजगद्दी तंजौर थी और चोल वंश के राज्यों ने सिलोन यानी कि लंका पर चढ़ाई की थी और उसके कई भागों को कब्जा भी कर लिया था। तो चोल वंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौकादल था और जिससे वे समुद्र पार के देशों पर चढ़ाई कर सकते थे। तो राजाराज प्रथम ने राज्य प्रशासन की सुंदर व्यवस्था भी की थी और उसकी ज़मीन और परसेमिन और स्थानीय स्वराज की शुरुआत भी की थी। अपार्ट फ्रॉम दैम द राष्ट्रकूता चेरा एंड पांड्या डायनेस्टी ऑल्सो रूल्ड इंडिया। सो इट इज़ इवन दैट मैनी डायनेस्टी रूल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द Rajput age, and there were the frequent battle between them to annex each other areas due to the internal conflict, and there was no unity among them, and the foreign invaders of advantage of this. So we will discuss the administration and cultural during the Rajput era in the next unit. यानी कि इसके जो दक्षिण भारत में जो राष्ट्रकूट के चेरवंश और पांड्य वंश के शासक ने शासन किया था, तब इस समय इस तरह राजपूत का काल दरमियान समग्र भारत के छोटे बड़े भागों के विविध वंश शासन करते थे और एक दूसरे का प्रदेश जीतने के लिए उनके बीच लड़ाई होती थी। तो इन आपसी लड़ाइयों के कारण उनके बीच एकता नहीं थी, जिसके बाहरी आक्रमणकारियों ने लाभ लिया। राजपूत काल में शासन व्यवस्था और उस समय की सभ्यता एक संस्कृति संबंधी जानकारी हमें अगले प्रकरण में पढ़ेंगे। अब उसके बाद आता है कि राष्ट्रकूता ने जब रूल किया साउथ इंडिया में, विद द फॉल ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी राष्ट्रकूतास टू पावर। राष्ट्रकूता मीन्स द हेड ऑफ अ स्टेट ऑफ एरिया। सो इट इज़ बिलीव दैट द फाउंडेड ऑफ डायनेसिटी वॉज एन ऑफिसर ऑफ दैट कम्युनिटी एंड हेड्स द डायनेसिटी वॉज नेम आफ्टर हिम। Out of many rulers, Govind III was the most powerful king in the 18th century. He established a powerful kingdom in the Deccan. The Pandya also ruled over South India, and the Pandya dynasty is believed to be very ancient. Megasthenes, the Greek traveler, notes the female used to rule in the community, and the inscription of Emperor Ashok also contained the reference to the Pandyas. The Pandya rule in present day the Madurai and the Tirunelveli in Tamil Nadu. Cheras ruled over South India, and Chera is known as the Kerala. In ancient time, Kerala was part of the Tamil state, and later on Kerala or Malayalam state separate. Kebalputra Rajya is mentioned in the inscription of Ashoka. Pathan II was the first strong ruler of this dynasty, and Cheran the Sidhuvan was a powerful ruler of this dynasty. यानी कि जब
इसके अलावा जब दक्षिण भारत में राजपूतों का जब शासन था तो दक्षिण भारत के जो चालुक्य वंश का पतन होने पर राजपूत का वंश सत्ता पर आया और राजपूत का अर्थ यानी राष्ट्र या प्राप्त का बड़ा अधिकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि राजपूत के वंश का स्थापित उस जाति को कोई एक अधिकार था और उस पर से ही उसका नाम राष्ट्रकूट पड़ा होगा। सो इस वंश में उनके शासक को गोविंद तृतीय नाम का एक शक्तिशाली शासक हुआ था और उसकी 8वीं सदी में दिखान में अपनी सत्ता सेवापरी बनी थी। तो दक्षिण में पांड्य वंश के शासकों का राज्य था और पांड्य राज्य अत्यंत प्राचीन माना जाता था उस टाइम पे। और मेगस्थनीज नामक विदेशी यात्री ने पांड्य वंश के शासक के विषय में लिखा है और ऐसी जाति का शासन स्त्रियाँ करती थी उस टाइम पे। और अशोक के जो शिलेख में यानी कि उनके रेफरेंस में पांड्या का उल्लेख मिलता है और तमिलनाडु में इस समय मदुरा और त्रिलुंगली जिला है, वहीं पांड्या का राज्य भी था। और दक्षिण में चेर वंश का शासन था। तो चेर का दूसरा नाम होता है केरल, यानी प्राचीन समय में जब चेर अथवा केरल तमिल प्रदेश का एक भाग था और बाद में उसमें से मलयालम अथवा केरल प्रदेश अलग हुआ और अशोक के उमलेख के कल्पपुत्र राज्य ऐसा उल्लेख किया गया है और इस वंश के अधीन तृतीय चेर राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक था। तो इस वंश में सद्वगन नामक शक्तिशाली भी शासन हुआ था। और अब आएगा राजपूत शासकों का जोश यानी कि प्राइड ऑफ राजपूत रूलर्स। Rajput was very brave. They felt proud of to give up their lives to the country. They died but never feared to protect those who refused to speak the truth and fight for truth were their special traits. Rajput women, Rajputani, were known for their chastity and fearlessness, and they set their husbands, sons and brother to the battlefield with a smiling face, and they were too so brave that if need be they would fight on the battlefield. दे प्रीफर्ड द चौहार टू बर्न अलाइव यानी कि चौहार यानी कि होता है कि जिंदा जल जाना। इफ़ देयर हस्बैंड्स वे डिफीटेड और अटेंड मार्टरडम इन वर्ड्स द हीरोइक स्टोरी ऑफ द राजपूत एज आर इंक्रेव इन द गोल्डन लेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी कि जब राजपूत लोग जो क्या है वो बहादुर थे और राष्ट्र के लिए शहीद होने में गौरव मानते थे। तो रणभूमि में जब पीठ दिखाने से पहले वे मृत्यु को केसरिया करने को पसंद करते थे, यानी मरना लेकिन डरना नहीं, शरण में आए हुए की हर हाल में रक्षा करना, सत्य बोलना और सत्य के लिए लड़ लेना, ये उनकी खास विशेषता थी। राजपूतानियाँ जो थी वो अपने सतीत्व और निडरता के लिए मशहूर थी। वह हंसते हंसते पति, पुत्र या भाई को रणभूमि के लिए विदा करती थी। तो ये वही वीरानियाँ थी जो ज़रूरत पड़ने पर हाथ में तलवार लेके रणभूमि में निकल पड़ती थी। तो अपने पति के हार जाने से वीरगति पाने पर अधिकतर जौहर यानी कि आग में जलकर मर जाने को पसंद करती थी। तो राजपूत युग की ऐसी वीरता भरी कथाएं इतिहास में सर्व अक्षरों में भी लिखी गई है। थैंक यू।